अच्छा, अब मैं जो बोलूंगा वो मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगा, वो खुद से जिसको लिखना है लिख लेना। अब देखिए कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे, अब आप ही बोलेंगे कॉन्सेप्ट समझ आया। अब आप ही बताओ, से फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे जापान की, हम कुछ केस स्टडीज ले रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं। बताइए, जापान का कुछ जीएनपी होगा और जापान का कुछ जीडीपी होगा, बताओ ज्यादा कौन सा होगा? जीडीपी होगा। क्यों? जीएनपी क्यों ज्यादा होगा? वेरी गुड। जापान कितनी कंट्री है? छोटी है ना, लेकिन जापानीज कंपनीज दुनिया भर में काम करती है, तो जापान का जीएनपी इज मोर देन इट्स जीडीपी, है ना, जीडीपी। ऐसे ही नंबर 2 चाइना की एग्जांपल लेंगे, बताओ चाइना का जीएनपी और जीडीपी में ज्यादा कौन होगा? जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है। हमने देखा बिफोर द वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, यू नो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, द सिल्क रोड जो वो बना रहे ना, उससे पहले सिल्क रोड आने से पहले चाइना का जीडीपी वाज मोर देन इट्स जीएनपी। लेकिन अब चाइना एक ऐसा रोड बनाया जा रहा है जो पूरे सेंट्रल एशिया को, मिडिल ईस्ट को कवर करेगा। इससे चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स अब बाहर करना शुरू कर दिया है। तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के बाद चाइना ने बाहर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर ली है और अंदर उनकी उतनी ज्यादा नहीं है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद चाइना का जीएनपी इज मोर देन इट्स जीडीपी। समझा? क्योंकि अब चाइना बाहर जा रहा है और बाहर में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। समझ आ रहा है? चाइना ने पूरा पाकिस्तान खरीद लिया एक तरीके से, उन्होंने बड़े बड़े रिसोर्सेज में वहां इन्वेस्टमेंट की है, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। जो भी उस सिल्क रोड से जा रही है चीजें, उस सिल्क रोड के आसपास का पूरा इलाका चाइना ने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करी है। ठीक, तो चाइना वो रोड आप देखेंगे इन द कमिंग ईयर्स बूम क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में। आपका पाकिस्तान एंड जो चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, कमाल की ग्रोथ होगी जब ये ऑपरेशनल बनेगा। इसकी वजह से जीएनपी बढ़ गया है और जीडीपी थोड़ा कम रह गया। नंबर 3 एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी अगर से फॉर एग्जाम्पल क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्या है? कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है, बताइए क्लोज्ड इकोनॉमी में जीएनपी ज्यादा होगा या जीडीपी? जीडीपी, है ना, जीडीपी और जीएनपी कम होगा। समझ आ रहा है अब? ओके, एक और एग्जाम्पल लेंगे, आयरलैंड। नाउ इट्स अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आयरलैंड छोटी सी है ना, बताइए छोटी से इस देश में जीडीपी ज्यादा होगा या जीएनपी? आयरलैंड, क्यों? वहां हाँ क्लोज टाइप है तो क्या ज्यादा होगा? किसने कहा क्लोज टाइप? अब मैं यही से बताता हूं, आयरलैंड का जीडीपी is way more than its GNP. Now the question is why? कोई बता सकता है? 1000 रुपए नकद दूंगा मैं उसको, जितना जेब में निकलेगा उतना। जल्दी टाइम नहीं है, जल्दी। मैं यही से बोल रहा हूं, आयरलैंड का जीडीपी इज वे मोर देन इट्स GNP. Why? Population? Come on. शाबाश। Agriculture. बस खत्म। Because Ireland is a tax haven. वहां पर बाहर की कंपनीज आती है और अपना हेडक्वार्टर सेटअप करती है। गूगल का हेडक्वार्टर कहां है? आयरलैंड में। जो यूरोपियन हेडक्वार्टर है ना गूगल का, आयरलैंड में। एप्पल का हेडक्वार्टर आयरलैंड में, आपके माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, एक्सेंचर का हेडक्वार्टर, सबका हेडक्वार्टर आयरलैंड में है। बिकॉज आयरलैंड कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 12.5% लेता है, ये बहुत कम टैक्स लेता है, इसीलिए इन सब बड़ी बड़ी एमएनसीज ने अपना हेडक्वार्टर आयरलैंड के अंदर बनाया है।
और आयरलैंड से प्रोडक्शन शुरू होती है, तो इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, तो क्या ज्यादा होगा? जीडीपी ज्यादा होगा, बिकॉज आयरलैंड ने अपना कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही ज्यादा कम रखा है। और जब कोई कंट्री अपना टैक्स कम करती है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं इट्स अ टैक्स हेवन। क्या बोलते हैं? इट्स अ टैक्स हेवन। वहां पे लोगों का टैक्स बचता है, तब जाके वो वहां जाते हैं। समझा? इसीलिए आयरलैंड का जीडीपी इज वे मोर देन इट्स जीएनपी, बिकॉज ऑल दीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव सेट अप देयर हेडक्वार्टर्स इन आयरलैंड, बिकॉज आयरलैंड हैज अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ ओनली 12.5%। इंडिया का 32% हुआ करता था। रिसेंटली हमने उसको जब कम किया 24% पे, इस पर भी गवर्नमेंट को बहुत चपात पड़ी कि भाई 24 पर क्यों ले आए इसको। ठीक है ना? तो आयरलैंड टैक्स को कम करके इन्वेस्टमेंट्स ले आता है, एफडीआई ले आता है, वहां से प्रोडक्शन होती है। चलिए जीडीपी जीएनपी में इतना ही था। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अब ग्रॉस है। क्या है ये? ग्रॉस है। ग्रॉस यानी इट इज द टोटल वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शंस, है ना? जब इस ग्रॉस में से माइनस क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन, आपको क्या मिलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट नंबर 4। समझ आ रहा है? नंबर 4, इसकी फॉर्मूला क्या है? जीएनपी माइनस डी इज योर नेट नेशनल प्रोडक्ट। और समझ आ रहा है सर पीछे से आपको सबको? अब देखिए, क्या मैं इसको थोड़ा अगर इस तरीके से लिखेंगे, एनएनपी, एनएनपी इज इक्वल जीएनपी माइनस, है ना? अब हम लिखेंगे इसको, जीएनपी को वैल्यू देंगे इसका, जीएनपी किसके बराबर? जीडीपी प्लस एनएफआईए, है ना? है ना? माइनस डेप्रीसिएशन, है कि नहीं? तो शॉर्ट में जीएनपी एनएनपी किसके बराबर? जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रीसिएशन। समझ आ रहा है? पिछली बार 2018 में केएस पे इधर क्वेश्चन आया था। अच्छा, ये तो हो गया जनरली, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया व्हाट इज एनएनपी? विद रिस्पेक्ट टू इंडिया इज जीडीपी माइनस एनएफआईए माइनस डेप्रीसिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। सब समझा सर? समझा? ओके, बनाओ, ये लिखो। अब बताइए, चारों आपने देख लिए, इन चारों में से विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम? एनएनपी, है ना? एनएनपी में पहले क्या निकाल दिया? डेप्रीसिएशन, और इसमें नेशनल प्रोडक्ट है ये, है ना? तो जीएनपी तो अच्छा था। जीएनपी क्यों अच्छा था? क्योंकि इसमें नेशन ने, कंट्री के सिटीजन्स ने जितनी भी प्रोडक्शन की वो सब इंक्लूडेड है, लेकिन ये ग्रॉस वैल्यू है। फाइन, ग्रॉस में से डी निकाला तो नेट वैल्यू मिलेगा। तो एनएनपी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। एक तो इसमें हमने एलियंस की प्रोडक्शन निकाल दी, सिटीजन्स की प्रोडक्शन ऐड की, और डेप्रिसिएशन भी निकाल दी। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम, एनएनपी। अगर नेशनल इनकम बोलेगा वहां कोई, एनएनपी होता है आपका असल नेशनल इनकम। लेकिन हम जब भी बोलते हैं ना, हम बोलते हैं इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, यूएस का जीडीपी घट रहा है, हम हमेशा जीडीपी क्यों करते हैं? अगर आपको पता है कि एनएनपी इज द प्योरेस्ट फॉर्म, आप जीडीपी क्यों करते रहते हैं? हाँ, वो तो है ही, जीडीपी भी तो कंट्री ओरिएंटेड ही है। हाँ, बताइए, इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए व्हाई डोंट वी यूज एनएनपी, व्हाई डू वी गो फॉर जीडीपी? क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेना पड़ेगा,
डेप्रिसिएशन लेनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, एनएनपी मिलेगा, है ना। लेकिन ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हर एक के बस की बात, एनएफआई कैलकुलेट करना हर एक की बस की बात नहीं है। फॉर सिंप्लिसिटी जीडीपी फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन अभी भी, एंड इट इज नॉट एन एक्चुअल मेजर ऑफ ग्रोथ, ये एक्चुअल मेजर ऑफ नेशनल इनकम नहीं होता है, बट स्टिल वी यूज इट जब तक कि सारी कंट्रीज अपना डिप्रिसिएशन और एनएफआई कैलकुलेट कर पाए। 120 196 कंट्रीज है, 96 कंट्रीज, जब वो सब के सब वो करेंगे तब जाके फिर हम एनएनपी पे शिफ्ट कर सकते हैं। समझा नहीं? ओके। अच्छा तो अब आपका प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, एनएनपी, है ना। एनएनपी ये तो नेशनल इनकम हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इस नेशनल इनकम में ये कौन सा इनकम है, ये वो इनकम है दैट इज प्रोड्यूस्ड, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, कहीं भी, कहीं से भी, बट इट शुड बी बाय द नेशनल्स, यानी ये हमारा नेशनल इनकम हुआ। अब इस पूरे नेशन के इनकम में से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको टोटल पॉपुलेशन, आपको क्या मिलेगा, इनकम पर हेड, है ना, वी कॉल इट द पर कैपिटा इनकम। और इनकम पर हेड, हर एक बंदे का इनकम कितना है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो इंडिया के हर एक सिटीजन का इनकम कैसे कितना होता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। और इनकम पर हेड बिल्कुल ऐसे ही लिखना, एनएनपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन गिव्स यू पीसीआई, इनकम पर हेड। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ऑफ नेशनल इनकम, कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ऑफ नेशनल इनकम। इंडिया का क्या होगा सर, पूरे इनकम $1700। Costs and prices of national income. अब ये कॉस्ट एंड प्राइस क्या है, आपने अब जो भी देखा ना अभी तक, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये अलग अलग कॉस्ट पे हो सकता है, इसका वैल्यू एक नहीं होता हमेशा, ये अलग अलग वैल्यू होता है इसका। तो अगर आपका जीडीपी है ना, ये जीडीपी हमेशा आपको एक वैल्यू नहीं देगा, जीडीपी का अलग वैल्यू होता है फैक्टर कॉस्ट पे, जीडीपी का अलग वैल्यू होता है बेसिक कॉस्ट पे, अलग वैल्यू होता है मार्केट कॉस्ट पे, अलग वैल्यू होता है करंट प्राइस पे, अलग वैल्यू होता है कांस्टेंट प्राइस पे। ये अलग अलग वैल्यूज होते हैं जीडीपी की, और आपको डिसाइड करना है आप कौन सा वैल्यू लेंगे, क्या आप फैक्टर कॉस्ट लेंगे, बेसिक कॉस्ट लेंगे, मार्केट कॉस्ट लेंगे, करंट लेंगे या कांस्टेंट लेंगे। इनको कहते हैं हम कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। अब हम फॉर सिंप्लिसिटी एनएनपी नहीं लेंगे, हम जीडीपी ही लेंगे फॉर सिंप्लिसिटी, यहां से आपको समझ आ जाएगी चीज। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉस्ट एंड प्राइस। इंट्रोडक्शन लिखो। देयर आर टू सेट्स ऑफ there are two sets of costs and prices. There are two sets of costs and prices, and an economy needs to choose at which of the three costs, at which of the three costs and two prices it will calculate its national income. It will calculate its national income. अब देखिए, पहले हम सब हेडिंग में लिखेंगे कॉस्ट्स। कॉस्ट्स को हम असल में प्राइसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन टाइप के कॉस्ट्स होते हैं।
एक है आपका FC, एक है आपका BC या BP, एक है आपका MC या MP या FP। ये 3 कॉस्ट्स हो गए। ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर प्राइस, ये हो गया बेसिक कॉस्ट और बेसिक प्राइस, ये हो गया मार्केट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। Now GDP can be calculated at any of these prices or costs. Prices फिर अलग है, ये जो ये दिखा इसमें करंट और कांस्टेंट है वो बाद में देखेंगे, पहले ये 3। चलो आगे, लिखा ये, लिखो लिखो। हो गया? अब देखिए एक एक करके देखेंगे। सपोज मेरे जीडीपी में मैं क्या देखता हूं भाई, बताओ? टोटल मनी वैल्यू है ना, मनी वैल्यू। मनी वैल्यू कैसे निकलता है? आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाइड बाय उसका प्राइस क्या है, आपको टोटल वैल्यू मिलेगा। फाइन। अगर आपने 100 यूनिट्स प्राइस प्रोड्यूस किए, हर एक यूनिट कितने का था, आपको टोटल मनी वैल्यू कितने का मिला, ₹1000 विल बी योर जीडीपी, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस तो किए, लेकिन जो ये प्राइस रखा है ₹10, ये कौन सा प्राइस है? ये कौन सा प्राइस है? क्योंकि प्राइसेस 3 तरीके के हो सकते हैं, कॉस्ट्स 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुझे ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं इकोनॉमी के अंदर, तो ये 100 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहा हूं। फॉर सिंपलिसिटी हम मानेंगे इंडिया के अंदर जो सारा का सारा जीडीपी में प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ गाड़ियां प्रोड्यूस होती है। फाइन, गाड़ियां प्रोड्यूस होती है। मैंने 100 गाड़ियां प्रोड्यूस की, मल्टीप्लाइड बाय, अब मुझे प्राइस करना है ना, इनटू ये प्राइस कहां पर। अगर मैं ये कहूं कि सपोज कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए, आप बताइए, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो पाए, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे पास कौन कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? आपको कोई भी किसी की एग्जांपल दो बिलाल, कुछ भी एग्जांपल दो, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में। मार्कर्स, है ना, मार्कर्स। अब मार्कर्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए प्रोडक्शन के लिए? रॉ मटेरियल, है ना। रॉ मटेरियल लाओगे, लेकिन प्रोसेसिंग कहाँ करोगे? पहले जगह चाहिए ना, पहले जगह चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? लैंड चाहिए। लैंड में बिल्डिंग सब आ जाता है। फाइन, लैंड चाहिए आपको। लैंड के बाद आपको काम करने वाले चाहिए जो ये बना के देंगे, है ना। ये क्या आता? लेबर, है ना, लेबर। इसी में आपका रिसोर्स आता है सारा। फाइन, लेबर रिसोर्सेज एज वेल एज अदर रिसोर्सेज। एक तो लैंड हो गया और लेबर हो गया, प्लस अब आपको ये सारा प्रोडक्शन करनी है मार्कर की। इसको प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास पहले पैसा होना चाहिए, आप खरीदेंगे, लोगों को हायर करेंगे, लैंड लेना है ना, ये सारे के लिए पैसा होना चाहिए। फाइन, कैपिटल क्या होना चाहिए? और प्रोडक्शन के लिए एक और जरूरत है, जो ये पूरा बिजनेस संभालेगा, जिसका ये पूरा आइडिया है, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। यही 4 चीजें होती है। इन 4 चीजों को हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब भी आपने लैंड लिया या बिल्डिंग ली, अभी के जमाने में बिल्डिंग, अब किसी जगह पर बिल्डिंग की जब आप लेते हैं तो आप उस पर रेंट पे करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया फैक्टर प्रोडक्शन। इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता क्या है? फैक्टर इनकम। क्या मिलता है? फैक्टर इनकम। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगी। लैंड या बिल्डिंग को क्या मिलता है? रेंट। ये रेंट क्या है? फैक्टर इनकम। ये इस फैक्टर का इनकम है, इसको इनकम मिली, फैक्टर इनकम। लेबर को क्या मिलते हैं? वेजेस एंड सैलरीज, है ना। कैपिटल, आपने पैसा लाया, उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल आपने पैसा लाया, उसको इंटरेस्ट देना, सूद देना है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है लास्ट पे? प्रॉफिट्स। क्या मिलता है?
प्रॉफिट्स। ये पता ही है ना सबको, ठीक। तो जो बंदा आ रहा है जिसका पूरा बिजनेस है, लास्ट पे वो क्या ले जाएगा? अपना प्रॉफिट लेगा। उसने जो पैसा लोन लिया है उस पर क्या उसको देना है? तो हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे क्या उनको मिलता है? फैक्टर इनकम मिलता है, ठीक है ना। अब मैंने ये मार्कर बनाया, जब मैं ये मार्कर कंप्लीट करता हूं, इस मार्कर पे मुझे कौन कौन सा खर्चा आया होगा? रेंट की, वेजेस की, इंटरेस्ट की और प्रॉफिट्स की। यानी मैं कहूंगा ये मार्कर अब मुझे बना, ये सारे इनकम देने के बाद जो मुझे लास्ट पे बनाए ₹80 में मुझे एक मार्कर मिला। लेकिन ये ₹80 में मुझे कहां पर मिल रहा है? जब ये इसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है ना, जब बनाने वाले ने अपना थोड़ा प्रॉफिट भी ले लिया, फाइनली ये फैक्ट्री के पास अब तैयार है बाहर जाने के लिए, है ना। आपने पूरी प्रोडक्शन कर ली, अब ये तैयार है मार्केट में जाने के लिए। अब ये इसका उस वक्त जो प्राइस होगा वो कितना है? ₹80। ये असल में क्या है? इट इज द प्राइस गिवन टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। तो जो आपने ये जीडीपी देखना है, जीडीपी में क्या देखना है? टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अगर ये यूनिट्स की आप प्राइस फैक्टर कॉस्ट पे ले रहे हो, दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। दैट इज जीडीपी एट, आपने सारी प्रोडक्शन ली, उसको मल्टीप्लाई किया प्राइस एट द फैक्ट्री, ठीक है। और प्राइस एट द फैक्ट्री होता क्या है? फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर इनकम्स। ये सारे इनकम्स का एग्रीगेट आपको फैक्टर कॉस्ट देता है कि आपकी फैक्ट्री से सारा खर्चा करने के बाद ये पेन अब बाहर जाने के लिए रेडी है, इस पेन का ₹80 वैल्यू है, ये फैक्ट्री के कॉस्ट पे। ये सारे फैक्टर इनकम्स देकर, समझ आया ना। क्या ये ₹80 पे मार्केट में बिकेगा? नहीं बिकेगा। ये ₹80 में फैक्ट्री से निकलता है। तो अगर आप जीडीपी देख रहे हो इस जगह पर, दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ आ रहा है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, देखिए सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट। इट इज द इनपुट कॉस्ट, इट इज द इनपुट कॉस्ट the producer has to incur it is the input cost the producer has to incur in the process of producing something. In the process of producing something. It is also called factory price or production cost. It is also called factory price or production. It is nothing but the price of the commodity. It is nothing but the price of the commodity from the producer's side. From the producer's side, which includes the costs of all the factors of production, which includes the costs of all the factors of production. Bracket में लिखना, such as land, labor, capital and enterprise. Land, labor, capital and enterprise. समझ आया? Okay. तो जीडीपी सबसे पहले आप कौन से लेवल पे देख सकते हैं? एट फैक्टर कॉस्ट।
नंबर 2, बताइए अभी हम मार्कर की बात कर रहे हैं, मार्कर की बात कर रहे हैं। एक मार्कर बनाने में जो भी बनाने वाले का खर्चा हुआ वो क्या है, सारे फैक्टर पेमेंट्स है ना, फैक्टर पेमेंट जो उसको फैक्ट्री कॉस्ट लग गया, उस पर उसने कहा ये 80 रुपए में मुझे तैयार हो गया है। अब फाइन, बताइए क्या ये प्रोड्यूसर जिसने ये मार्कर बनाया है इसको 80 रुपए में बेचेगा? इसको तैयार हुआ है 80 में, है ना, नो डाउट इसने अपने 2 रुपए का प्रॉफिट भी इसमें रखा है, लेकिन ये फैक्ट्री कॉस्ट पे इसको नहीं बेचता है। क्यों? बिकॉज हमने फैक्टर पेमेंट्स में एक चीज ऐड नहीं की। फैक्टर पेमेंट्स में क्या होते हैं? फैक्टर पेमेंट्स में सिर्फ 4 चीजें होती हैं जो आपको प्रोडक्शन में मदद करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, यही 4 चीजें हैं ना जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये प्रोडक्शन का, ये आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनको जो इनकम मिलेगा वो क्या है? फैक्टर पेमेंट। ये 80 रुपए आपका फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर पेमेंट होती है। इसके अलावा आप जब भी प्रोडक्शन करते हो शुरू, अगर कोई करना चाहता है, आपको कुछ भी प्रोडक्शन करनी है, नया आप प्रोड्यूस कर रहे हो आप चीज, प्रोडक्शन करने के ऊपर गवर्नमेंट आपको प्रोडक्शन टैक्स लगाती है, क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। प्रोडक्शन के ऊपर क्या लगता है? प्रोडक्शन टैक्स। और किसी प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट आपको प्रोडक्शन सब्सिडी देती है कि आप ये चीज बस प्रोड्यूस करो, हम आपको सब्सिडी देंगे, है ना। जैसे यहां पर कश्मीर में जो भी चीज, जैसे पश्मीना है या सैफरन है, अगर आप सैफरन की पैकेजिंग प्रोडक्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको उसमें सब्सिडी देती है, उसको हम इनपुट सब्सिडी कहते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप कोई सपोज जो भी प्रोडक्शन करते हो उस पे हमें प्रोडक्शन टैक्स भरना पड़ता है। प्रोडक्शन टैक्स जैसे होता है लैंड रेवेन्यू भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन भरनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन टैक्स, इसमें हमें स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है। ये सब क्यों भर रहे हैं हम? क्योंकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन के ऊपर लगता है। ऐसे ही प्रोडक्शन के ऊपर सब्सिडी भी लगती है। क्या सब्सिडी देती है गवर्नमेंट आपको कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मैं सब्सिडी दे रहा हूं। जैसे इनपुट सब्सिडीज देते हैं फार्मर्स वगैरह को, ये इनपुट सब्सिडीज भी क्या है? प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम इस फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ऐड करेंगे प्रोडक्शन टैक्स। क्या करेंगे? ये लग गया ना हूं मैं, 80 रुपए का तो आपको तैयार हुआ, प्लस क्या देना है? जो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कुछ माइनस भी करना पड़ेगा जो आपको फायदा मिला है सब्सिडीज के जरिए, है ना। इसमें माइनस क्या करेंगे? प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक है। जब आप फैक्टर कॉस्ट को प्लस करते हैं प्रोडक्शन टैक्स और माइनस करते हैं प्रोडक्शन सब्सिडी, ये आपको देता है बेसिक कॉस्ट या बेसिक प्राइस। क्या देता है? बेसिक कॉस्ट या बेसिक प्राइस। अब ये वो प्राइस है दैट द प्रोड्यूसर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंज्यूमर। समझा? अब वो इस पे बेचना चाहेगा, ठीक, प्रोडक्शन बेसिक प्राइस पे बेचना चाहेगा कंज्यूमर को, इस प्राइस पे वो खुश होगा। क्यों? क्योंकि इसमें उसके सारे फैक्टर पेमेंट्स भी उतर गए और उसका टैक्स भी उतर गया। फाइनली जो प्राइस बचा वो बेसिक प्राइस होगा। इट इज द प्राइस दैट द प्रोड्यूसर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंज्यूमर। समझा? तो इसमें क्या करना है? फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, तो आपका मिलेगा बेसिक प्राइस, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन पे लगता है, याद रखना। प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी, ये प्रोडक्शन पे लगता है टैक्स और प्रोडक्शन पे देती है गवर्नमेंट सब्सिडी, तब आप पहुंचते हैं बेसिक प्राइस पे। अब अगर आप जीडीपी ले रहे हैं एट बेसिक प्राइस, वो आपका होगा जीडीपी एट बीपी। समझ आ रहा है? तो जीडीपी को एक तो हम यहां पर ले सकते हैं 80 पे, फिर हमने कहा नहीं, हमने टैक्स भरा 5 रुपए का, हमें सब्सिडी मिली 2 रुपए की, फाइन। तो टोटल कितना हो गया? 80 प्लस 5, 85 माइनस 2, 83 रुपए आपका बेसिक प्राइस हो गया, फाइन। तो फैक्टर कॉस्ट पे 80 था, बेसिक प्राइस पे 83 है। यहां पर अगर जीडीपी लोगे दैट विल बी जीडीपी एट बेसिक प्राइस, यहां पर अगर जीडीपी लोगे दैट विल बी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ आया? लिखो, ये फॉर्मूला बनाओ, ये बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्शन टैक्स लिखना है इसमें।
लिखा, लिखो, बेसिक प्राइस इज द वैल्यू और अमाउंट which a producer expects to receive from the consumer, which the producer expects to receive from the consumer by selling his units of production. By selling his units of production. Basic price is equal to factor cost plus production tax and minus production subsidy. Production tax की एग्जाम्पल लिखो. Production tax include land revenue, जो प्रोडक्शन पे दिया जाता है, land revenue, stamp duty, registration fee, etc. प्रोडक्शन सब्सिडी उसमें लिखिए. इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर्स, cooperatives and small industries. Farmers, cooperatives and small industries को प्रोडक्शन सब्सिडी मिलती है. तो अगर फैक्टर कॉस्ट की बात करें, फैक्टर कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? जो हम फैक्टर इनकम देते हैं ना, फैक्टर इनकम देते हैं, जैसे लैंड पे जो खर्चा हुआ, लेबर पे जो खर्चा हुआ, कैपिटल पे जो खर्चा हुआ और एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट दिया, ये सब से मिलकर आपको क्या मिलता है? फिर आपको मिलता है बेसिक प्राइस या बेसिक कॉस्ट. इसमें फैक्टर कॉस्ट को प्लस क्या करो? प्रोडक्शन टैक्स, माइनस क्या करो? प्रोडक्शन सब्सिडी. क्या मिलेगा? बेसिक प्राइस. उसके बाद ये भी वो प्राइस नहीं है जिस पर कंज्यूमर्स चीजें. अब देखिए यहां पर एक चीज, सपोज ये मैंने लैंड लिया है और मुझे यहाँ पर मशीन इंस्टॉल करने के बाद प्रोडक्शन करनी है. क्या करनी है? तो मैंने आपको जो बोला, जो प्रोडक्शन पे टैक्स लगाया जाता है और प्रोडक्शन पे सब्सिडीज दी जाती है, वो प्रोडक्शन के ऊपर दी जाती है. फिर चाहे आप कितनी भी प्रोडक्शन करो, उससे गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है. सिर्फ अगर आपने प्रोडक्शन करी है, आप प्रोडक्शन टैक्स लगेगा, चाहे 10 यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट बनाओ. So production tax is not dependent on the volume of production. It is not dependent on the volume of production. आप 10 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, आपको रजिस्ट्रेशन तो करनी पड़ेगी, लैंड रेवेन्यू तो देना पड़ेगा, आपको स्टैंप ड्यूटी तो भरनी पड़ेगी. ये आप कितनी भी प्रोडक्शन कर लो, प्रोडक्शन टैक्स वही रहेगा जो पहले होता है. It does not increase with the volume of production. आप अगर यहां से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, टैक्स नहीं बढ़ेगा, टैक्स उतना ही रहेगा. ठीक है ना? So it does not depend on the volume of production. ये सिर्फ प्रोडक्शन पे लगाया जा रहा है. आपने प्रोडक्शन की, आप पे टैक्स लगा, फिर चाहे कितनी भी प्रोडक्शन करो. समझ आ रहा है? लिखो लास्ट पॉइंट. It does not depend on the volume of production. Production tax, it does not depend on the volume of production. अब ये बेसिक प्राइस पे बाहर निकल गई चीज. अब आपके पास पहले फैक्टर कॉस्ट था, इससे आपने क्या निकाला? अब क्या बेसिक प्राइस पे हम उसको खरीदेंगे? नहीं, हम तो चीज मार्केट से खरीद रहे हैं ना. तो जब भी आपको बेसिक प्राइस पे चीजें बाहर निकलती है, वो जब मार्केट में पहुंचेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस का अलग प्राइस होता है, फाइन, और बेसिक प्राइस अलग होता है. तो बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस तक हम कैसे आते हैं? जब हम इसमें ऐड करेंगे. अब सपोज फैक्ट्री से निकल गई चीज, प्रोडक्शन पे जितना टैक्स लगना था लग गया, अब ये यहां से बाहर जाएगा, ये पहुंचा होलसेलर के पास. जब ये होलसेलर के पास या डायरेक्टली रिटेलर के पास पहुंचा, वो उस पे जीएसटी लगाता है ना. जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उतना जीएसटी लगेगा. ऐसा नहीं कि एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो 10%, 10 यूनिट, 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया तो उतना ही लिया जाएगा. फाइन, जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा टैक्स लिया जाएगा आपसे. तो जीएसटी
लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। ये सारे के सारे टैक्सेस कौन से हैं? दीज आर प्रोडक्ट टैक्सेस। कौन से हैं? ये प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं। यहां पर कौन से टैक्स लग रहे थे? प्रोडक्शन टैक्सेस। यहां पे अब प्रोडक्ट टैक्स लगेंगे। अब देखा जाएगा फैक्ट्री से कितने प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं, हर प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा। ठीक है ना? Therefore, these taxes, product taxes, they depend on the volume of production. जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा टैक्स लेगी गवर्नमेंट, है ना? आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, 1 यूनिट को 18% पे टैक्स दिया गया, जीएसटी। आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए, हर यूनिट पे 18% का टैक्स लगेगा। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऐसे ही आप प्रोडक्ट टैक्सेस लगाते हैं इनके ऊपर, और प्रोडक्ट सब्सिडीज भी देते हैं किसी के ऊपर। जैसे आपको मिलता है फर्टिलाइजर, कंज्यूमर फर्टिलाइजर खरीदता है मार्केट से, वो सस्ते रेट में आपको मिलता है क्योंकि फर्टिलाइजर के ऊपर गवर्नमेंट प्रोडक्ट सब्सिडी देती है। फर्टिलाइजर्स के, पेट्रोल के ऊपर कभी सब्सिडी दी जाती है। ठीक है ना? सीड्स आप खरीद रहे हो, सीड के ऊपर सब्सिडी होती है। तो जब कंज्यूमर ये चीजें खरीद रहा है, किसी किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट की सब्सिडी होती है। ठीक है? तो हम अब क्या करेंगे? हम अब बेसिक प्राइस पर ऐड क्या करेंगे? कौन सा प्राइस? प्रोडक्ट टैक्स ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे? प्रोडक्ट सब्सिडी आपको मिलेगा मार्केट प्राइस। ठीक है? तो बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस कैसे जाना है? अब प्रोडक्ट पे जो टैक्स पड़ा है वो ऐड करो, और प्रोडक्ट पे जो सब्सिडी मिली है वो निकालो, आपको क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस। अब अगर इस पे आप देखोगे जीडीपी, दैट विल बी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है ना? तो हम 3 जगह जीडीपी देख सकते हैं, एक तो फैक्टर कॉस्ट पे, एक बेसिक प्राइस पे, और एक मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस कैसे मिलेगा? बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ये देगा आपको मार्केट प्राइस। यहां पर जीडीपी देखोगे तो अलग होगा वो। ठीक है ना? तो बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू जीडीपी कहां पर देता है? मार्केट प्राइस पे देगा ना। फैक्टर कॉस्ट पे कम देता है, फिर उस पे टैक्सेस पड़ते हैं, प्रोडक्शन टैक्स, फिर प्रोडक्ट टैक्स, फिर कुछ सब्सिडीज देते हैं, फिर मिलजुल कर लास्ट पे क्या मिलता है आपको? मार्केट प्राइस। अब अगर सिंपली आपको ऐसे कहीं पर भी बुक में देखा होगा ना आपने, बुक में ऐसे लिखा होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी at factor cost plus production subsidy, tax minus production subsidy plus product tax minus product subsidy। ठीक है ना? ये यहां तक क्या है? बेसिक प्राइस है ना? ये हो गया यहां तक बेसिक प्राइस, फिर प्लस ये दो करो तो क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस। तो ये होता है आपका, ऐसे लिखा होगा शॉर्ट में, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस सारे को कंबाइंड हम क्या कहते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो असल में ये ऐसे होता है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये होगा आपको बुक में लिखा हुआ, लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये बुलाई आती है। ठीक है? प्रोडक्शन के टैक्स, प्रोडक्शन के सब्सिडी, प्रोडक्ट के टैक्स और प्रोडक्ट के सब्सिडी। समझ आया? लिखिए।